हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टैटिक जीके का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से एग्जाम में अक्सर हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक का नाम है भारत की इंपॉर्टेंट यूनेस्को साइट्स। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एग्जाम में इतने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। जैसे आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हाल ही में 41वीं यूनेस्को साइट इनमें से किसे घोषित किया गया। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि 41वीं साइट कौन सी है। स्पेशली लास्ट 5 जो साइट है उनका तो सीक्वेंस और नंबरिंग भी आपको पता होना चाहिए। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि धोलावीरा को यूनेस्को साइट घोषित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है। या फिर ऐसा पूछ लेंगे कि भीमबेटका को किस सन में यूनेस्को साइट के रूप में घोषित किया गया। अब 2003 की है ये, तो आप कैसे याद रखोगे कि 2003 में घोषित किया गया था कि 2007 में घोषित किया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन के एग्जाम में गलत होने के चांसेस बिल्कुल फुल रहते हैं। मतलब ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इस टॉपिक से एग्जाम में अगर क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपके एग्जाम में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत करते हैं। आप सही करोगे तो यही वो पॉइंट है जहाँ पर आप अन्य लोगों से आगे निकल जाते हो। और इसी तरीके से आगे निकालने के लिए ही मैं आपके साथ में बैठा हुआ हूँ। और यहाँ पर मैं आपको फ्रेंड्स इस वीडियो में इंपॉर्टेंट लगभग 25 प्लस यूनेस्को साइट जो है वो ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। 25 प्लस इंपॉर्टेंट है जिनके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो लेटेस्ट 5 है वो भी याद कराऊंगा, उनका सीक्वेंस भी याद कराऊंगा, उनकी नंबरिंग भी याद कराऊंगा, सारी चीज़ें हम करेंगे। सन भी याद कराऊंगा मैं आपको, उस साइट को यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया, एंड वो साइट जो है वो किस राज्य में स्थित है ये भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। ठीक है, बिफोर देखिए हम एक एक करके ट्रिक को डिस्कस करें, उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं जल्दी से आपको कवर करा देता हूँ। वर्तमान में भारत में अगर हम देखें तो 1 जनवरी 2025 तक के डेटा को 1 जनवरी 2025 तक के डेटा को लेकर बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, इसके बाद अगर कोई यूनेस्को साइट घोषित होती है तो फिर हम उसको बाद में कवर करेंगे, अलग से कवर करेंगे। ठीक है, तो भारत में कितनी यूनेस्को साइट है? 43 है। कितनी? 43। इसमें से 35 सांस्कृतिक मतलब कल्चरल साइट है, 7 नेचुरल साइट्स है और 1 मिक्स्ड साइट है। सांस्कृतिक साइट का मतलब क्या? ये वो स्थल होते हैं जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें किले, मंदिर, प्राचीन शहर और ऐतिहासिक स्थल शामिल होते हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, खजुराहो मंदिर हो गए, अजंता एलोरा की गुफाएं हो गई, ये सभी इसमें शामिल होती है कल्चरल साइट्स के अंदर। 7 हमने बात करी नेचुरल साइट्स हैं, प्राकृतिक साइट्स हैं। ये वो स्थल होते हैं जो प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और भौगोलिक महत्व के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में। तो ये हो गई नेचुरल साइट्स। तो कितनी है? 7 है। तो 35 प्लस 7 कितनी हो गई यहाँ पर? 42। और एक जो है वो कौन सी है? मिक्स्ड साइट है, जो कि कौन सी है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम का। ये साइट सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों महत्व रखती है। 2016 में इसे यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया था, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट है ये भी। तो कुल साइट कितनी है भारत में? यूनेस्को साइट 43 है। अब एक एक करके मैं आपको याद कराऊंगा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं की। इन दोनों साइट को किस साल यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया और इनकी लोकेशन क्या है? तो बहुत ही फनी सी ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखते हैं कि शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो अपनी सेना से बातचीत कर रहे हैं। सेना बोल रही है उनसे कि हम आपके लिए युद्ध लड़ रहे हैं, बट हमको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि हमारा युद्ध जो चलता है उसमें हमको समय का पता नहीं चलता है, कब शाम हो रही है, कब सुबह हो रही है, तो इसमें आप हमारी हेल्प करो। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ये उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं और इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो उनका सॉल्यूशन पता है कौन करता है? उनका सॉल्यूशन करते हैं कपिल देव। आपने कपिल देव का नाम सुना होगा। भारत पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था? क्रिकेट वर्ल्ड कप कपिल देव की कप्तानी में जीता था 1983 में। आप सभी को याद ही है। तो कपिल देव आते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं कि आप एक काम करो, अजंता की वॉच है, ये अजंता की वॉच जो ब्रांड है इसको आप क्या करो, आपके सैनिकों को पहना दो, इससे उनको जो टाइम का प्रॉब्लम आ रहा है वो नहीं आएगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को अच्छा लगता है, बोले यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या करा, अपने सैनिक जितने भी उनको अजंता की वॉच पहना दी और वो सैनिक युद्ध लड़ने चले गए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही फनी सी हमने स्टोरी बनाई। जितना फनी होता है उतना याद करने में मज़ा भी आता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कपिल देव की बात कर रहे हैं, मतलब 1983 की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को आइडिया दिया कि आप अपने सैनिकों को अजंता की जो ब्रांड है उसकी वॉच पहना दो तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अजंता से बन जाएगा फ्रेंड्स अजंता की गुफाएं। और छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र की बात हो ही रही है। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है।
कितनी आसानी से हमने याद कर लिया, ईयर भी याद हो गया, हेरिटेज साइट जो है वो कहाँ पर स्थित है ये भी हमको याद हो गया है। तो 1983 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम एलोरा की गुफाएं की। इसकी भी काफ़ी अच्छी स्टोरी है। देखिए आप देखते हैं एक गुफा में जाते हैं आप घूमने के लिए, कौन सी गुफाएं, ये एलोरा की गुफाएं। चलो चलते हैं हम घूमने। तो जैसे ही हम गुफा में जाते हैं, आप भी मेरे साथी हो, हम सब देख रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि इस गुफा के अंदर एलोवेरा जो है वो क्या कर रहा है, बढ़िया सा वड़ा पाव बना रहा है। आपने देखा होगा कि यार इंसान वड़ा पाव बनाता है, चलो ये तो समझ में आता है, पर एलोवेरा जो है पौधा वो वड़ा पाव बना रहा है। इस गुफा का नाम क्या है, एलोरा की गुफाएं, एलोरा एलोवेरा। तो इस एलोरा गुफा के अंदर एलोवेरा जो है पौधा वो वड़ा पाव बना रहा है। और वड़ा पाव पता है कौन खा रहा है, वहाँ पर वड़ा पाव खा रहे हैं भारत के पूर्व क्रिकेटर कपिल देव। तो आप देखते हैं कि यार ये तो बहुत ही विचित्र सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है कि एक तो पहली बात तो एलोवेरा वड़ा पाव बना रहा है और कपिल देव जो है इस गुफा के अंदर वड़ा पाव खा रहे हैं। तो आपको बड़ा मज़ा आया देख के ये चीज़, पर यहाँ पर मज़ा तो आया ही है, इससे आपको बहुत कुछ याद भी हो गया है। आपने देखा कि एलोवेरा वड़ा पाव बना रहा है, मतलब एलोवेरा से बनेगा एलोरा की गुफाएं और वड़ा पाव से बनेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वड़ा पाव बहुत फेमस है, हम सभी को पता ही है। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। अब हमने गुफा में क्या देखा था, वड़ा पाव कौन खा रहे थे, कपिल देव खा रहे थे। तो कपिल देव मतलब 1983 की बात हो रही है। कपिल देव जब भी दिमाग में आता है तो 1983 का वर्ल्ड कप हमको दिमाग में आता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था। पहली बार भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, तो वो कपिल देव की कप्तानी में था, तो इसलिए हमको दिमाग में सेट है 1983। तो कपिल देव वड़ा पाव खा रहे हैं तो 1983 की हमको कहानी समझ में आती है। तो 1983 में फ्रेंड्स एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। कहाँ पर स्थित है, वड़ा पाव मतलब महाराष्ट्र। तो ये भी आपको याद हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी कहानी बता रहा हूँ। आप सो रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद में थक चुके हो, थकने के बाद में आपको नींद आ गई है और आप सो रहे हो। सोते सोते आपने एक सपना देखा। सपने में क्या देखा कि इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी हम सभी को बताइए कि उनका देहांत हो गया था, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी 1984 में। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी, 1984 में हुई थी। तो इंदिरा गांधी की बात करेंगे मतलब किस सन की बात करेंगे, 1984 की बात करेंगे। क्लियर। तो इंदिरा गांधी को आप अपने सपने में देखते हैं और वो क्या कर रही है, ऑडी गाड़ी में बैठकर सूर्य की पूजा कर रही है। किसकी, सूर्य देवता की पूजा कर रही है, ऑडी गाड़ी में बैठी हुई है। तो आपको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है यार, मतलब भगवान की पूजा भी चल रही है और ऑडी गाड़ी में बैठे हुई है वो। तो बोला कि चलो ठीक है। फिर आप देखते हो कि इंदिरा गांधी सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद में फिर से एक राजा की पूजा करना स्टार्ट कर देती है। उस राजा का नाम है राजा बलि। तो राजा बलि हम सभी को पता ही है, विष्णु भगवान ने राजा बलि से वामन अवतार में 3 पग भूमि मांगी थी और भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। तो ये स्टोरी तो आपने सुनी होगी। तो हम राजा बलि की बात कर रहे हैं। तो उनकी पूजा कर रही है कौन, इंदिरा गांधी पूजा कर रही है और लड्डू चढ़ा रही है। क्या चढ़ा रही है, लड्डू चढ़ा रही है। राजा बलि जो है महान दानी थे, न्यायप्रिय राजा के रूप में उन्हें याद किया जाता है। तो आप अपने सपने में देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी जो है आपके सपने में पूजा कर रही है, ऑडी में बैठकर सूर्य देवता की पूजा कर रही है, सूर्य देवता को जल चढ़ा रही है और उसके बाद में वो राजा बलि की पूजा कर रही है एंड उन्हें भोग लगा रही है लड्डुओं का। तो बड़ा ही विचित्र सपना आपको देखने को मिला। एकदम से आपकी नींद खुलती है और आपको सब कुछ याद हो जाता है। क्या याद हो जाता है, 2 यूनेस्को साइट आपको याद हो जाती है ईयर एंड उनकी लोकेशन के साथ में। कैसे, मैं बताता हूँ। इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं मतलब 1984 की बात कर रहे हैं। 1984 में इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो वो सन हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट है, 1984। तो इंदिरा गांधी की बात हो रही मतलब 1984 की बात हो रही है। क्या देखा आपने सपने में कि इंदिरा गांधी जो है ऑडी गाड़ी में बैठी हुई है और सूर्य देवता की पूजा कर रही है। तो ऑडी से बनेगा ओडिशा और सूर्य से बनेगा सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। इसको 1984 में फ्रेंड्स यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। कोणार्क सूर्य मंदिर को कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थित है। इसके बाद आपने देखा कि राजा बलि की वो पूजा कर रही है और लड्डू चढ़ा रही है। तो बलि से बनेगा महाबलीपुरम, महाबलीपुरम के स्मारक समूह जो कि कहाँ पर स्थित है, लड्डू चढ़ा रही थी तो तमिलनाडु, लड्डू नाडु, बिल्कुल एकदम कनेक्ट हो रहा साउंड। तो महाबलीपुरम के स्मारक समूह जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इन्हें भी 1984 में यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। तो आपकी लाइफ में शायद आपने कभी इंदिरा गांधी को नहीं देखा होगा, बट आपने पहली बार उनको देखा अपने सपने में, और सपने में क्या करते हुए देखा, पूजा करते हुए देखा। तो इस सपने को आप कभी भी नहीं भूल सकते हो, हमेशा के लिए आपको ये 2 साइट जो है वो याद हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली यूनेस्को साइट की तरफ चलते हैं, अगले ट्रिक को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अब मैं आपको जैसा जैसा इमेजिन करवा रहा हूँ आपको बस वैसा वैसा सोचना है, ठीक है।
आप घूम रहे हो राजस्थान के अंदर, जो रेगिस्तान है उस क्षेत्र में आप क्या कर रहे हो, भ्रमण कर रहे हो और आप घूम चुके हो। तो आप चले जा रहे हो रेगिस्तान के अंदर। आप देख रहे हो कि आपके पास में सिर्फ एक फ़ोन है, वो भी कौन सी कंपनी का है, ओप्पो का फ़ोन है। कौन सी कंपनी का, ओप्पो का। और कोई भी साधन आपके पास में नहीं है, ना पानी है, ना खाना है, कुछ भी नहीं है, आपके पास सिर्फ फ़ोन है और आप रेगिस्तान के अंदर चल रहे हो। तो आप थक जाते हो, थक के आप क्या करते हो, आराम करते हो और मूवी लगा लेते हो। अब मूवी में आप क्या देखते हो फ्रेंड्स, देखते हो कि एक काजी जो है, आप सभी को पता ही है कि काजी हमको मुस्लिम समुदाय में देखने को मिलते हैं, जो कि निकाह कराने का काम करते हैं। तो आप देखते हो मूवी के अंदर कि काजी जो है वो निकाह करा रहे हैं और निकाह कराते कराते वो क्या कर रहे हैं, एकदम से रंग उड़ाने लग जाते हैं, कलर उड़ाने लग जाते हैं। और यहाँ पर इतनी देर में चाय आ जाती है और सब लोग आपस में मिलकर क्या करने लग जाते हैं, फिर चाय पीने लग जाते हैं। निकाह को भूल जाते हैं और वो चाय पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने देखा यार कि यार ये कैसी विचित्र शादी चल रही है, निकाह चल रहा है तो आपको भी अच्छा लगता है और आपको हंसी आती है और आप एंजॉय करते हो। तो रेगिस्तान के अंदर घूम रहे थे आप, तो थोड़ी देर के लिए आप सब चीज़ें भूल जाते हो और अच्छा महसूस करने लग जाते हो। इतनी देर में आपको याद आता है कि अरे यार रेगिस्तान को क्रॉस करना है मुझे, तो वापस उठ खड़े होते हो और चलने लग जाते हो। आपके आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली रेगिस्तान है। आप परेशान हो जाते हो, आपको भूख लगने लग जाती है कि बहुत भूख लग रही है। इतनी देर में आपको एक पेड़ दिखता है केले का, तो आप खुश हो जाते हो कि रेगिस्तान में एक केले का पेड़ मिल गया मुझे, चलो केले खाते हैं। तो जैसे ही आप केला खाने जाते हो तो यहाँ पर फ्रेंड्स केले का पेड़ एकदम से बोल उठता है कि अगर आपको केला खाना है तो मुझे कुछ देना होगा। तो आप देखते हैं कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आपके पास सिर्फ ओप्पो का फ़ोन है। तो केले का पेड़ बोलता है कि मुझे ओप्पो का फ़ोन दे दो आप, फिर मेरे से आप केले तोड़ के खा सकते हो। तो आपको भूख लग रही थी, आप बोले कि यार क्या करें, चलो ओप्पो का फ़ोन ही दे देते हैं। तो ओप्पो का फ़ोन आपने केले के पेड़ को दे दिया और आपने केले तोड़ के खाए, आप में एनर्जी आई और आपने उसके बाद में रेगिस्तान को पूरा क्रॉस कर लिया एंड उसके बाद आपके घर पर आप आ गए। तो ये रेगिस्तान मैंने आपको घुमाया, एक जर्नी डिस्कस करी आपकी मैंने, अपने आप को आपने फील करा होगा किस तरीके से आपने इस जर्नी को जिया। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स 2 यूनेस्को साइट और उसके ईयर और उसकी लोकेशन याद हो चुकी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपके पास में ओप्पो का फ़ोन था। क्या था आपके पास में, पूरी स्टोरी में ओप्पो का फ़ोन, बाकी आपके पास में कुछ भी नहीं था। तो ओप्पो शब्द जो है ये आपको पूरी स्टोरी में हाईलाइट होते हुए नजर आ रहा है, तो आपको लिख लेना है ओप्पो। अब ओप्पो वर्ड को हमको क्या करना है, संख्या में कन्वर्ट करना है। तो ओप्पो को हम संख्या में कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या बनेगा, अ से बनेगा 8 और प से बनेगा 5, मतलब 85। तो 1985 में किस साइट को यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया, वो अभी हम पता करने वाले हैं। ठीक है, 1985 तो आपको निकालना आ गया है। अब स्टोरी में आपने देखा था कि काजी था जो कि निकाह करा रहे थे, वो क्या कर रहे थे, रंग उड़ा रहे थे और फिर चाय पीने लग रहे थे। तो और बहुत ही फनी लग रहा था, आपको हंस रहे थे रेगिस्तान में। आप इस फनी सिचुएशन को देखकर अच्छा महसूस कर रहे थे, आपकी पूरी थकान उतर चुकी थी। तो यहाँ पर काजी रंग उड़ा रहे थे और सब लोग मिलकर चाय पी रहे थे। तो काजी रंग उड़ा रहे थे, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और सब लोग चाय पी रहे थे, मतलब असम। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। उसे कब यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया, 1985 में। ओप्पो के फ़ोन में आप बैठकर ये सारे मूवी की एक क्लिप देख रहे थे जिसमें आपको बहुत फनी लग रहा था और हंस रहे थे। तो ओप्पो के फ़ोन के माध्यम से आप देख रहे थे। तो ओप्पो को हमने कन्वर्ट किया संख्या में, तो 85 बना, 8 और 5। तो 1985 में इस साइट को यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। अब 1985 में क्यों, 2085 तो हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। अभी 2025 चल रहा है तो 85 तो हो ही नहीं सकता ना, तो 90s की टाइम की बात हो रही होगी। तो 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि असम में स्थित है, यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। इसके बाद स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं। फिर आपको भूख लगी थी, केले के पेड़ के पास में गए आप। केले के पेड़ ने फिर से आपको क्या बोला था कि ओप्पो का फ़ोन दे दो। तो वही चीज़, ओप्पो का फ़ोन आपसे मांगा था, मतलब ओप्पो को आप अगर संख्या में कन्वर्ट करोगे तो 85 बनेगा। और केले का पेड़ था तो यहाँ पर केले के पेड़ से बनेगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्या बनेगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब केले का पेड़ कहाँ पर था, रेगिस्तान में था। रेगिस्तान मतलब राजस्थान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और इसे कब यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया, 1985 में। 1985 कैसे निकालना ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। चलिए, तो ये दोनों यूनेस्को साइट और आपको याद हो चुकी है, लोकेशन एंड ईयर वाइज। आगे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे 3 सिचुएशन डिस्कस करूंगा और तीनों ही सिचुएशन बहुत ही इमोशनल सिचुएशन है। इससे हमको 3 यूनेस्को साइट याद होगी विथ ईयर एंड उसकी लोकेशन के साथ में। देखिए, पहली सिचुएशन है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना जो है वो युद्ध लड़ रही है और इस युद्ध में वो एलिफेंट मतलब हाथियों का यूज़ करते हुए युद्ध लड़ रहे हैं। हाथी जो है, एलिफेंट जो है युद्ध में शामिल है और युद्ध में एलिफेंट क्या देख रहे हैं, बहुत सारा कत्ल हो रहा है और एक दूसरे लोगों को पीड़ा दी जा रही है। तो इससे हाथी जो है ना वो बहुत ही इमोशनल हो गए और हाथियों के
आंखों से आंसू निकल आए। क्या निकल आए? आंसू निकल आए। तो पहली सिचुएशन हमारी ये हो गई। दूसरी सिचुएशन देखिए यहाँ पर, महाभारत के कर्ण के बारे में हम सभी को पता ही है। तो उनके हाथ में पट्टा बंधा हुआ है, जो अगर हाथ टूट जाता है ना तो पट्टा बन जाता है, आप सभी को पता ही है। तो कर्ण के हाथ में पट्टा बंधा हुआ है। क्यों पट्टा बंधा हुआ है? क्योंकि उन्होंने युद्ध में, महाभारत के युद्ध में बहुत सारे तीर चलाए, तो एक तीर उनके हाथ में आकर लग गया और उनको काफ़ी दर्द हो रहा है और उनके हाथ में पट्टा बंधा हुआ है। ठीक है, और दर्द में कर्ण की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? आंसू निकल रहे हैं। तो दूसरी सिचुएशन हमने डिस्कस करी। तीसरी सिचुएशन डिस्कस करते हैं। तमिल सुपरस्टार है रजनीकांत। तो तमिल सुपरस्टार रजनीकांत कहाँ पर जाते हैं? महाराष्ट्र में चोल में जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ के लोग कैसा जीवन जीते हैं। तो वो जीवन देखकर रजनीकांत बहुत दुखी होते हैं। वो देखते हैं कि बेसिक सुविधा भी नहीं है इनके पास में और उनकी आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं दुखी में। तो यहाँ पर तीनों सिचुएशन को आपने देखा और तीनों सिचुएशन में हमको आंसू देखने को मिल रहे हैं। एलिफेंट के आंखों से आंसू दिख रहे हैं हमको, महाभारत के कर्ण जो है उनकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं, एंड रजनीकांत की आंखों में हमको आंसू दिख रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आंसू वर्ड जो है ये कॉमन दिख रहा है, तो इसको लिख लेना है आपको। आंसू वर्ड को हम कन्वर्ट करते हैं संख्या में। तो देखिए यहाँ पर आंसू, अ से बनेगा 8 और स से बनेगा 7, मतलब 87 की हम बात कर रहे हैं, 1987 की। पहली सिचुएशन क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना युद्ध लड़ रही है, जहां पर एलिफेंट जो है उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो एलिफेंट से हमारा बन जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं। कहां पर स्थित है? छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो रही है, युद्ध चल रहा है, मतलब महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। कब इसे यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया? 1987 में। आंसू से हमने क्या करा? संख्या बना ली और हमको समझ में आ गया। इसके बाद में आप देखते हैं कि कर्ण के हाथ में पट्टा बंधा हुआ है और उनके आंखों में क्या है? आंसू है, दर्द हो रहा है उनको हाथ में। तो कर्ण से बन जाएगा हमारा कर्नाटक और पट्टा बंधा है उनके हाथ में, तो पट्टादक्कल। पट्टादक्कल के स्मारक समूह कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर हमको आंसू देखने को मिल रहे हैं। तो आंसू वर्ड को हमने कन्वर्ट किया संख्या में, तो बना 87। 1987 में पट्टादक्कल के स्मारक समूह को यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कर्ण की बात हो रही है, कर्ण से कर्नाटक बन गया। ठीक है, इसके बाद में तमिल सुपरस्टार कहाँ पर गए? महाराष्ट्र के चोल में गए और वहाँ पर उन्होंने जो सिचुएशन देखी उसको देखकर वो दुखी हुए और उनकी आंखों से आंसू आ गए कि लोग इस पीड़ा में यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो यहाँ पर चोल से बनेगा चोल मंदिर, तमिल सुपरस्टार से बनेगा तमिलनाडु। तो चोल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है और उनकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं हमको। तो आंसू को संख्या में कन्वर्ट किया तो बना 1987, 8 और 7। तो इस तरीके से 1987 में घोषित तीनों यूनेस्को साइट को हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया है, उसकी लोकेशन भी हमको याद हो चुकी है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चोल मंदिर की बात कर रहे हैं तो 1987 में चोल साम्राज्य के वृद्धेश्वर मंदिर को यूनेस्को साइट विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। उसके बाद 2004 में चोल साम्राज्य के अन्य मंदिरों को भी इस श्रेणी में जोड़ा गया। तो 2 बार 1987 और उसके बाद 2004 में। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम याद करेंगे 1986 में जो 3 यूनेस्को साइट घोषित की गई उनको ट्रिक के माध्यम से, उनकी लोकेशन भी याद करेंगे। देखिए 1986 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 86 को हम कैसे याद रख सकते हैं? आपको पता होगा नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा एकमात्र ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं, ये हम सभी को पता ही है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। इन्होंने ओलंपिक में 86 मीटर जेवलिन थ्रो किया था टोक्यो ओलंपिक में और गोल्ड मेडल जीता था। कितना? 86 मीटर समथिंग। तो हमको 86 याद है, 86 हमारे दिमाग के अंदर छपा हुआ है। तो जब भी मैं नीरज चोपड़ा की बात करूंगा तो आपको 86 दिखेगा कि 86 मीटर उन्होंने जेवलिन थ्रो किया था और गोल्ड मेडल जीता था। तो 1986 से हम सीधे सीधे कनेक्ट होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब नीरज चोपड़ा से संबंधित मैं आपको 3 घटना बता रहा हूँ। नीरज चोपड़ा जब गोल्ड मेडल जीत के आए तो उन्होंने कहा कि चलो मैं अब मूवी देखने जाऊँगा भैया, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। तो नीरज चोपड़ा कौन सी मूवी देखने गए? हम्टी शर्मा की दुल्हनिया मूवी देखने गए। तो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया मूवी देख रहे हैं वो, और उस मूवी में वो देखते हैं कि एकदम से आलिया भट्ट और वरुण धवन के सामने महाभारत के कर्ण आ जाते हैं। तो उनको समझ में नहीं आता, बोले यार एकदम से यहाँ पर कर्ण क्या कर रहे हैं? और कर्ण आकर क्या कर रहे हैं? वरुण धवन और आलिया भट्ट से महाभारत में युद्ध के लिए हेल्प मांग रहे हैं। तो नीरज चोपड़ा को समझ में नहीं आता, बोले यार ये क्या चल रहा मूवी के अंदर यार। तो वो मूवी से बाहर आ जाते हैं। तो बहुत ही फनी सा इंसिडेंट होता है कि वो मूवी देखने गए थे और वहाँ पर कर्ण आ गए और वो महाभारत में हेल्प के लिए हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के जो एक्टर हैं उनसे वो हेल्प मांग रहे हैं। तो चलो ये हमने सिचुएशन डिस्कस करी। इसके बाद नीरज चोपड़ा चले जाते हैं गोवा घूमने। चलो ठीक है, ब्रेक लेते हैं, तो वो मूवी तो देख ली, अब चलो गोवा घूम के आता हूँ। तो वो गोवा जाते हैं। वहाँ पर गोवा में सभी को पता ही है कि वहाँ पर चर्च है, गिरजाघर है, गिरजाघर को चर्च कहा जाता है।
तो वह गोवा के गिरजाघर मतलब चर्च को घूम रहे हैं और देखते हैं कि गिरजाघर के आगे कौन खड़ा हुआ है, एक गो खड़ी हुई है। गो मतलब गाय खड़ी हुई है। तो वो उससे पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बोले मैं आपको देखने आई हूँ, आप बहुत फेमस आदमी हो, तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो गो उनसे बात कर रही है नीरज चोपड़ा से। तो बहुत फनी सा लगता है एकदम से कि नीरज चोपड़ा से गो कैसे बात कर रही है। गो यहाँ पर हम गो मतलब गौ माता की बात कर रहे हैं। तो गौ माता नीरज चोपड़ा से बात कर रही है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ और आपको ढूंढते ढूंढते मैं गिरजाघर के बाहर आकर आपका वेट कर रही हूँ। क्योंकि नीरज चोपड़ा गोवा घूम रहे हैं और कहाँ पर घूम रहे हैं, गोवा के गिरजाघर मतलब चर्च में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो एक ये सिचुएशन हमने डिस्कस करी यहाँ पर। इसके बाद नीरज चोपड़ा अपने एरिया में घूम रहे थे, कुछ यंगस्टर उनके पास में आते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमको भी आपके जैसा बनना है, हमको भी फतेह करना है, मतलब जीतना है दुनिया को। नीरज चोपड़ा ने सब कुछ जीत लिया है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया उन्होंने, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को उन्होंने फतेह कर लिया है। तो यंगस्टर उनसे एडवाइस लेना चाहते हैं कि हम भी कैसे फतेह करें। तो नीरज चोपड़ा बताते हैं कि अपनी शुरुआत आप करो उत्तर से कंपटीशन जीतना स्टार्ट करो और धीरे धीरे आप भारत के हर क्षेत्र में जाकर कंपटीशन जीतो। तो कहाँ से अपनी शुरुआत करो, उत्तर से करो। भारत के नॉर्थ साइड से कंपटीशन खेलना स्टार्ट करो और धीरे धीरे भारत के हर क्षेत्र में जाकर कंपटीशन खेलो। तो शुरुआत करने के लिए उन्होंने बताया कि उत्तर से स्टार्ट करो। तो ये उन्होंने नुस्खा बताया जिससे आप खेल के क्षेत्र में पूरी दुनिया को फतेह कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये नीरज चोपड़ा से संबंधित हमने 3 घटना डिस्कस करी। पहला वो मूवी देख रहे थे, दूसरा वो घूमने गए थे गोवा, तो वहाँ पर गो मिल गई उनको गिरजाघर के बाहर में, वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी तो वो उनसे बात करना चाहती थी। तीसरी चीज़, यंगस्टर उनसे एडवाइस ले रहे थे कि हम भी आपकी तरफ फतेह करना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि उत्तर से शुरुआत करो। तो यहाँ पर आपको 3 यूनेस्को साइट याद हो चुकी है उनकी ईयर और लोकेशन के हिसाब से। तो नीरज चोपड़ा की बात कर रहे हैं, मतलब उन्होंने 86 मीटर जेवलिन थ्रो फेंका था, गोल्ड मेडल जीता था, तो 86 की बात हो रही है, 1986 की। क्लियर नीरज चोपड़ा दिमाग में आ रहे हैं, मतलब 1986 की बात है। अब नीरज चोपड़ा मूवी देखने गए थे, कौन सी, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। तो यहाँ पर बन गया हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से हम्पी के स्मारक समूह। और मूवी में कौन आ जाते हैं, कर्ण आ जाते हैं, जो कि उनसे हेल्प मांगते हैं महाभारत के युद्ध के लिए। तो वो एकदम शॉक हो जाते हैं, बोले यार कर्ण कहाँ से आ गए, मैं तो मूवी देखने आया हूँ। तो कर्ण से बनेगा कर्नाटक। तो हम्पी के स्मारक समूह कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित हैं, जिसे 1986 में यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। इसके बाद में वो कहाँ जाते हैं, गोवा जाते हैं घूमने। गोवा के गिरजाघर को घूम रहे थे, वो देखते हैं कि गिरजाघर के बाहर में गाय उनका वेट कर रही है, गो वेट कर रही है। तो गो से बनेगा गोवा। और गोवा के गिरजाघर घूम रहे हैं, मतलब गोवा के चर्च घूम रहे हैं, तो उससे भी हम इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो 1986 में गोवा के गिरजाघर को यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। इसके बाद में नीरज चोपड़ा से कुछ यंगस्टर एडवाइस लेते हैं, फतेह करने की बात करते हैं, इस दुनिया पर खेल के क्षेत्र में फतेह करना चाहते हैं वो। तो वो उनको एडवाइस देते हैं कि उत्तर से अपने कंपटीशन की शुरुआत करो। तो फतेह से बनेगा फतेहपुर सिकरी, और उत्तर से शुरुआत करना है तो उत्तर प्रदेश बन गया हमारा यहाँ पर लोकेशन। तो 1986 में फतेहपुर सिकरी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। तो कितनी आसानी से हमने याद कर लिया। ईयर वाइज हम याद करके चल रहे हैं, जो कि सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है। लोकेशन तो याद कर ही रहे, साथ ही साथ हम यहाँ पर ईयर को भी याद रखते हुए चल रहे हैं। तो ये तीनों हमने अच्छे से डिस्कस किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको सोचना है, जैसा मैं बताता चल रहा हूँ वैसे आप सोचते चलिएगा। आप गए हो बाबा के दर्शन करने, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हो आप, और वहाँ पहुँच चुके हो, बट आपको बाबा तक जाने नहीं दिया जा रहा है, मतलब महाकाल के दर्शन आपको नहीं करने दिया जा रहा है। शंकर भगवान के दर्शन करने से पहले आपको कौन रोक रहा है, आपको पता है, नंदी देवता। नंदी देवता बोल रहे हैं आपको, आओ इधर आओ और यहाँ पर पहले फूल चढ़ाओ, मेरे फूल चढ़ाओ, उसके बाद में आप महाकाल मतलब शंकर भगवान के, शिव भगवान के दर्शन कर पाओगे। तो नंदी देवता आपको क्या बोल रहे हैं, आओ इधर आओ, आओ, ये बोल रहे हैं आपको। आप जाते हो, फूल चढ़ाते हो वहाँ पर, और फिर आपको परमिशन मिल जाती है और आप कहाँ पे, केदारनाथ शंकर भगवान के दर्शन करते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो कितना हमको एक अनोखा यहाँ पर दृश्य देखने को मिला कि नंदी देवता आपसे बात कर रहे हैं और आपको बुला रहे हैं, आओ इधर आओ, और आप वहाँ पर जाके फूल चढ़ाते हैं उनके, और फूल चढ़ाने के बाद में आपको परमिशन मिल जाती है और फिर आप बाबा महाकाल के दर्शन करते हो। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक यूनेस्को साइट विथ ईयर एंड लोकेशन वाइज याद हो चुकी है। आप कहाँ पर गए थे, केदारनाथ घूमने गए थे। केदारनाथ कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो हमको ये तो याद हो गया कि उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पर फ्रेंड्स नंदी देवता आपको बुला रहे हैं, आओ इधर आओ, और आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर फूल चढ़ा रहे हैं। तो नंदी से बनेगा हमारा नंदा देवी, नंदी देवता तो नंदा देवी बन गया। एंड आप फूल चढ़ा रहे हैं तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है,
अब याद करते हैं कि किस वर्ष इन्हें यूनेस्को साइट के रूप में घोषित किया गया। तो बहुत ही सिंपल है, नंदी देवता आपको क्या बोल रहे थे, आओ इधर आओ, आओ आओ आओ। तो आओ वर्ड आपको लिख लेना है, वो आपको बुला रहे थे। तो आओ जब लिखोगे इसको संख्या में कन्वर्ट करो, तो आओ में अ से बनेगा 8 एंड फिर से अ से बनेगा 8, मतलब 88। तो 1988 में नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इन्हें यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो याद हो गया आपको। यहाँ पर समझना होगा 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। वही 2005 में बाद में फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स को इसमें शामिल किया गया और इसे एक संयुक्त स्थल नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले यूनेस्को साइट को याद करते हैं। यहाँ पर मैं आपको भारत की हिस्ट्री की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। अपन चलते हैं मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत के दौरान आप सभी को पता ही होगा कि मध्यकालीन में एक राजा हुआ करता था मुगलों के शासनकाल में, हुमायूं की हम बात कर रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड मैं एक बहुत ही यूनिक आपको फैक्ट बताना चाहता हूं जो कि जनरली लोगों को नहीं पता है। ये हमारा इमेजिनेशन है, तो आप इमेजिन करो कि हुमायूं जो है इनको नथ पहनने का बहुत ही शौक है। किस चीज़ का शौक है इन्हें? नथ पहनने का। इमेजिन करो कि अपने दरबार में ये नथ पहन के घूम रहे हैं और लोग देख रहे हैं इनको और मंदी मन मुस्कुरा भी रहे हैं, बट वो फेस पे नहीं दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पर वो क्या करते हैं, रोज एक नई नथ पहनते हैं। उनको आदत है नई नथ पहनने की। एक दिन पहनी मतलब वो उनके लिए पुरानी हो गई, रोज वो नई नथ पहनते हैं। तो नई नथ पहनते हैं वो, और आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि हुमायूं नथ पहन के अपने साम्राज्य में घूम रहे हैं। तो ये हमने एक फ़नी सी इमेजिनेशन स्टोरी क्रिएट करी है जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो चुका है। यहाँ पर हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है, हमको दिमाग में आएगा हुमायूं का नाम लेते ही कि वो नथ पहनते हैं और अपने साम्राज्य में घूम रहे हैं और नई नई नथ पहनने का उनको शौक है। तो नई नई मतलब नई दिल्ली। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और हुमायूं नथ पहन रहे हैं, तो यहाँ पर नथ वर्ड हमको समझ में आ रहा है, तो नथ लिख लो आप। इसको हम संख्या में परिवर्तित करते हैं, तो न से बनेगा फ्रेंड्स 9 और त से बनेगा 3। नथ में न से बनेगा 9 और त से बनेगा 3, तो बना 93। तो हुमायूं का मकबरा इसे यूनेस्को साइट के रूप में कब घोषित किया गया? 1993 में घोषित किया गया। और कहाँ पर स्थित है ये? नई दिल्ली में स्थित है। हो गया आपको याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बोध गया के महाबोधि मंदिर के बारे में। अब बोध गया की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो ये सभी को पता ही है कि बोध गया मतलब बिहार की बात हो रही है, बिहार में स्थित है। बुद्ध ने यहाँ पर आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। हम सभी को पता ही है, गया में एक वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। तो गया जो है ये कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। तो इसमें लोकेशन को लेकर तो कोई डाउट होगा भी नहीं और एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा भी नहीं। यहाँ पर एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाएगा वो ये बनाएगा कि बोध गया के महाबोधि मंदिर को यूनेस्को साइट कब घोषित किया गया। तो चलिए इसको याद रखते हैं। देखिए बोध गया शब्द को अगर आप देखोगे तो बेसिकली बोध गया 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बोध और गया, और हर शब्द में 2-2 अक्षर हैं। बोध में भी 2 अक्षर है और गया में भी 2 अक्षर हैं। तो हमको ऐसे सन की पहचान करना है जिसमें सिर्फ हमको 2 देखने को मिले। तो वो एकमात्र आपको देखने को मिलेगा 2002, 2002। यहाँ पर इसके अलावा और भी कुछ हमको देखने को नहीं मिल रहा है। बीच में 0 आ रहा है जिसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। 1 से लेकर 9 तक के अंकों की हम बात कर रहे हैं, तो 2002 ही हमको एकमात्र ऑप्शन समझ में आएगा जो कि हमको ये बताएगा कि बोध गया के महाबोधि मंदिर को यूनेस्को साइट के रूप में कब घोषित किया गया? 2002 में। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही कैलकुलेटेड ट्रिक बनाई हमने ये वाली। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एंड थोड़ा सा अलग भी है तो इजीली आपको याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली ट्रिक। यहाँ पर आप एक बहुत ही विचित्र घटना देख रहे हो कि एक गुफा है। इस गुफा के अंदर भीम जो है, महाभारत के भीम, वो बैठे हुए हैं। और ये कहाँ पर बैठे हुए हैं? बिल्कुल गुफा के बीचों बीच बैठे हुए हैं जिससे कि इनको कोई डिस्टर्ब ना करे। और ये क्या कर रहे हैं? मैच देख रहे हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रहे हैं 2003 का, जिस समय भारत जो है वो फाइनल में पहुंच चुका है और ऑस्ट्रेलिया के साथ में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है। तो भीम जो है बहुत एक्साइटेड है और बिल्कुल गुफा के मध्य में जाके बैठे हैं जिससे कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। पर यहाँ पर भारतीय टीम ने भीम को डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि 2003 का वर्ल्ड कप जो है वो हम हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से और भीम जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ये एक फ़नी सी हमने स्टोरी बनाई, एक सिचुएशन क्रिएट करी। यहाँ पर फ्रेंड्स भीम की बात होगी तो भीमबेटका की गुफाएं जो है कहाँ पर स्थित हैं? गुफा के मध्य में बैठे थे भीम, तो मध्य से बनेगा मध्य प्रदेश। वैसे हम सभी को याद भी है
कि भीमबेटका की गुफाएं जो है ये मध्य प्रदेश में है। नहीं पता है तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि भीम जो है गुफा के मध्य में बैठकर मैच देख रहे थे, तो मध्य से बनेगा मध्य प्रदेश। यहाँ पर फ्रेंड्स कौन सा मैच देख रहे थे? 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे थे, वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें इंडिया को हार का सामना झेलना पड़ता है। तो भीम जो है वो दुखी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने लिंक कर लिया कि ये 2003 की बात है। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं और इन्हें यूनेस्को साइट के रूप में कब घोषित किया गया? 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली यूनेस्को साइट डिस्कस करते हैं हम। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है और 2004 में इसे यूनेस्को साइट के रूप में घोषित किया। याद करते हैं इसको। यहाँ पर दोस्तों आप इमेजिन करिए अपने आप को कि आप क्या करवा रहे हैं? चंपी करवा रहे हैं, अपने सर की चंपी करवा रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप 1-2 घंटे तक चंपी कराते रहते हैं ना, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, आपको मज़ा आ जाता है, थकान भी हो जाती है, आपको लगती है भूख, आप जाते हो कि चलो अब अपन एक काम करते हैं, भूख लग रही है तो पाव खा लेते हैं। तो इतनी भूख लग रही थी आपको कि पाव खाते जा रहे हो और इतना सारा पाव आपने खा लिया कि आपका पेट जो है अब गड़बड़ हो गया और आपको जाना पड़ता है अब शौच करने। आपको समझ में आ चुका है कि मेरा पेट गड़बड़ हो चुका है, अब पूरी रात जो है मेरे को यहीं पर ही व्यतीत करना पड़ेगी टॉयलेट के अंदर, क्योंकि आपने इतने ज़्यादा पाव खा लिए। तो पूरी रात निकल जाती है शौच करने में आपकी, मतलब टॉयलेट में आपकी पूरी रात निकल जाती है। तो ये हमने एक थोड़ी सी फ़नी स्टोरी बनाई। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत कुछ आपको याद हो चुका है इस स्टोरी के माध्यम से। क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। आप चंपी करा रहे थे और चंपी कराने के बाद में आपको भूख लगी तो आपने पाव खाया। तो यहाँ पर चंपी से बनेगा चंपानेर एंड पाव से बनेगा पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। ठीक है, अब आप इतने पाव खा लेते हो कि आपको शौच करना पड़ता है, शौच जाते हो आप। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पूरी रात हो जाती है, तो रात समझ में आ गया हमको गुजरात। और शौच करते हो तो शौच वर्ड आपको लिख लेना है, उसको हिंदी में बोला जाता है टॉयलेट करना, शौच करना। तो शौच को आपको संख्या में कन्वर्ट करना है, तो श से बनेगा 0 और च से बनेगा 4, मतलब 0 और 4, मतलब 1904 की बात तो ऑब्वियस सी बातें हो नहीं रही है, यहाँ पर 2004 की बात ही हो रही होगी, क्योंकि 1904 में कोई भी यूनेस्को साइट घोषित नहीं की गई। 1983 के बाद से ही हमको भारत में यूनेस्को साइट देखने को मिली है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 2004 की बात होगी। तो 2004 में चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान को, जो कि गुजरात में स्थित है, यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपन जंतर मंतर की। जंतर मंतर जो है ये सभी को पता ही है, बहुत ही फेमस है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर राजस्थान में स्थित है। लोकेशन में तो आई थिंक आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट यह जाता है कि जंतर मंतर क्यों प्रसिद्ध है, पहली बात तो, एंड जंतर मंतर जो है इसे यूनेस्को साइट का दर्जा कब दिया गया। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको याद करवाता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। जंतर मंतर के बारे में पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको याद कराऊंगा कि इसे यूनेस्को साइट का दर्जा कब दिया गया। तो फ्रेंड्स जंतर मंतर क्यों प्रसिद्ध है? जंतर मंतर एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोलीय वेधशाला है, जहाँ पर ग्रहों, नक्षत्रों और समय को मापने के लिए ये बनाया गया था। इसे जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने बनाया था। तो बेसिकली जंतर मंतर में इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, उपकरण लगे हुए हैं, जो कि सूरज की स्थिति, ग्रहों की चाल और समय को मापने में मदद करते हैं। मतलब अगर अपन आसान शब्दों में बोलें तो भविष्य देखने में यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो हेल्प करते हैं। तो आप चले गए जंतर मंतर घूमने, अब यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो जंतर मंतर पहुँचते हो आप और अपना भविष्य देखते हो। तो इमेजिन करो कि आप अपना भविष्य देख रहे हो और यहाँ पर आप एकदम से देखते हो अपने भविष्य में कि आपके पैर पर बहुत सारा विष जो है वो फैल चुका है। पता नहीं कोई सा ऐसा जानवर है जो आपके पैर पे काटा है और आपके पैर जो है उसमें विष पूरा फैल चुका है और नीला पड़ चुका है। तो ये आपने एकदम से भविष्य देखा और आप घबरा गए, बोले यार ये क्या चीज़ है यार, ये कौन सी जगह है जंतर मंतर जहाँ पर मैंने अपना भविष्य देख लिया और भविष्य में आपने देखा कि आपके पैर में विष चढ़ चुका है और आप एकदम से घबरा रहे हो। ठीक है, तो विष आपने देखा भविष्य में, तो बस आपको विष लिख लेना है। विष वर्ड को आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है संख्या में। तो व से बनेगा 1 और श से बनेगा फ्रेंड्स 0। तो 1 और 0 मतलब 2010 की बात हो रही है। 1910 में तो कोई साइट घोषित हुई नहीं, क्योंकि 1983 के बाद ही यूनेस्को साइट हमको देखने को मिली थी। तो 2010 में हमको ये पता चल गया कि जंतर मंतर को यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। कहाँ पर स्थित है जंतर मंतर? जयपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर आप इसका एंड इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जो भविष्य में आपने देखा था वो आपके साथ घटता है और आपके पैर पर विष चढ़ जाता है किसी जानवर का। उसके बाद में एक राजा आता है आपके पास में और राजा जो है
कुछ मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ने के बाद में आपके पैर से पूरा विष जो है वो उतार देते हैं। तो राजा हेल्प करते हैं आपकी विष उतारने में। तो अगर आपको नाम भी याद ना रहे कि जंतर मंतर की बात कर रहे हैं हम, बस ये स्टोरी भी दिमाग में रहेगी तो भी आपको दिमाग में आ जाएगा कि राजा ने मंत्र पढ़ा और आपके पैर से पूरा विष उतर गया। तो मंत्र से आपको समझ में आ जाएगा फिर कि जंतर मंतर की बात हो रही है, और राजा से आपको समझ में आ जाएगा राजस्थान मतलब जयपुर। इस तरीके से भी हम इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो ये भी हमको अच्छे से समझ में आ गया, याद भी हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 यूनेस्को साइट में आपको याद कराता हूँ अगली ट्रिक में। देखिए यहाँ पर आप इमेजिन करिए कि भारत की एक रानी है, और भारत की रानी जो है ना ये बड़ी परेशान है, क्योंकि इनको है ना समझ में नहीं आ रहा है कि रात कितनी लंबी हो रही है, कब सुबह हो रही है। क्योंकि दिन में तो इनको समझ में आ जाता है कि सूर्य जो है वो इधर से इधर लोकेशन चेंज कर रहा है, मतलब रात होने वाली है, पर रात को तो इनको आइडिया लग ही नहीं रहा है। तो रात के समय के बारे में इन्हें पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए ये परेशान हो रही है भारत की रानी। और ये सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कहाँ पर जाती है, कोई इन्हें बोलता है कि आप एक काम करो, हिमालय चले जाओ, ग्रेट हिमालय चले जाओ, वहाँ पर बहुत बड़े तपस्वी लोग जो है वो तपस्या कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो ये भारत की रानी जो है वो कहाँ पर चली जाती है, ग्रेट हिमालय पर चली जाती है। वहाँ पर बहुत सारे तपस्वी लोग मिलते हैं, इनको साधु मिलते हैं और इनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं, इनको वॉच देते हैं। क्या देते हैं, वॉच मतलब घड़ी, और बोलते हैं कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब रात में भी आपको समय का अंदाज़ा लगेगा और इससे आप पता कर पाएंगे कि कब सुबह होने वाली है और रात खत्म होने वाली है। तो रानी खुश हो जाती है कि उसको वॉच मिल गई है, अब वॉच के माध्यम से वो समय जो है वो पता कर पाएगी। अभी तक उसको पता ही नहीं चल पा रहा था, दिन में तो सूरज उसकी हेल्प कर देता था कि इस लोकेशन से इस लोकेशन पे सूरज आ गया है तो पता चल जाता था उसको, पर रात को नहीं पता चल पा रहा। तो वो हिमालय से वॉच लेकर आई और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वॉच ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी। किसने सॉल्व करी, वॉच ने। तो हमको शब्द लिख लेना है वॉच, एंड इसको अगर हम संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो व से बनेगा 1 और च से बनेगा 4। तो 1 और 4 मतलब 1 और 4 14, 2014। तो 2014 की यूनेस्को साइट हम डिस्कस कर रहे हैं, और कौन कौन सी है ये, हिमालय की बात करी हमने, रानी की बात करी हमने, तो बिल्कुल ये दोनों साइट है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान और रानी की वाव। रानी को वॉच मिलती है तो रानी खुश हो जाती है और खुशी में बोलती है कि वाव क्या वॉच है। तो इस तरीके से हम रिलेट करके इसको इजीली पता कर सकते हैं कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान और रानी की वाव को 2014 में यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ऑब्वियस सी बात है, हिमालयन की बात हो रही है, मतलब हिमाचल प्रदेश। क्लियर समझ में आ रहा है कहाँ पर स्थित है। रानी की वाव की बात करें तो ये जो हेरिटेज साइट है वो कहाँ पर स्थित है। रानी को प्रॉब्लम हो रही थी कि वो रात में समय का अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी, तो रात में तो गुजर जाती थी उनकी रात और उनको पता नहीं चल पा रहा था कि कितनी बजी है। तो उसी का सॉल्यूशन ढूंढने वो कहाँ पर गई थी, हिमालय गई थी और वहाँ से वॉच लेके आई थी। तो वॉच से हमको समझ में आ जाएगा, व से बनेगा 1 और च से बनेगा 4। 1 और 4 मतलब 1 और 4 तो 14 बन गया हमारा, तो 2014। इस तरीके से हमने इसको रिलेट करके याद कर लिया है। तो दोनों यूनेस्को साइट आपको याद हो चुकी है कि 2014 में किस साइट को यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। ठीक है, एंड उनकी लोकेशन भी हमको याद हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। 2 यूनेस्को साइट हमारे सामने आती है, एक है नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भारत में एकमात्र मिक्स्ड साइट है यूनेस्को साइट। वो कौन सी है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सिक्किम में स्थित है। अभी यहाँ पर इन दोनों साइट को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा कि कहाँ पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्राचीन शिक्षा केंद्र, हम सभी को पता ही है, वैसे तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है। जो याद करने की जरूरत पड़ेगी वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत है वहीं पर ही हम यूज़ करते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय बेसिकली सबको पता है कि बिहार में स्थित है, तो यहाँ पर हम फालतू अपना समय व्यतीत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कंचनजंगा की बात करते हैं। कंचनजंगा में फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा इमेजिन करिए कि किचन में आपके बर्तन जो है वहाँ पर उन बर्तनों पर जंग लग चुकी है। आपके किचन में जो बर्तन है उन पर जंग लग चुकी है और आप बहुत परेशान हो रहे हो, कह रहे यार मेरे किचन में जो बर्तन है उसमें जंग लग गई, मैं क्या करूँ यार, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो आप। तो किसी ने आपको बताया कि एक काम करो, जिन जिन बर्तन में जंग लगी है ना उसमें सिक्के डाल लो। तो आप क्या करते हो, सिक्के लाते हो मार्केट से और आप उन बर्तनों में जिनमें जंग लग चुकी है उनमें सिक्के डाल देते हो, और आप देखते हो कुछ दिन बाद में होता क्या है कि वो जंग जो है वो और बढ़ जाती है। आप परेशान हो जाते हो, अरे यार किसी ने बेवकूफ़ बना दिया। तो यहाँ पर अच्छा क्या होता कि वो जंग हट जाती, बट हमने वैसा नहीं किया, जंग और बढ़ गई सिक्कों से और आप और चिढ़ गए कि कैसा नुस्खा दिया,
ये बात आपको ज़्यादा हिट करेगी और लंबे समय तक याद रहेगी, इसीलिए हमने इस तरीके से इसको याद किया है। तो ये तो क्लियर हो गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा, किचन में जंग लग गई थी तो हमने सिक्के डाले, सिक्के से बन जाएगा सिक्किम, बट हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुई, किचन में जो जंग लगी थी वो और बढ़ गई सिक्कों से। तो बस हमको याद हो चुका है। अब बात आती है कि इन दोनों साइट को, जो कि 2016 में इनको यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया, इसको हम ईयर को कैसे याद रखें, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा पूछ लेंगे कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को साइट का दर्जा दिया, तो कैसे याद रखेंगे हम। इतने सारे यूनेस्को साइट है, कन्फ्यूजन तो होना ही है और गलत आंसर टिक होगा, या तो आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। बट ऐसा नहीं करना है, मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ उससे आप सही आंसर बिल्कुल टिक कर पाओगे। यहाँ पर जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ ध्यान से देखिए। सन है, सन मतलब सूर्य। सन क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है और 6 लगा रहा है, बार बार 6 लगा रहा है और इतने लंबे लंबे 6 लगा रहा है ये सन कि इसकी बॉल जो है वो कहाँ पर जाके गिर रही है, बार बार नाली में गिर रही है। कहाँ पर, नाली में। फिर ये 6 लगा रहा है और फिर बॉल जो है वो कहाँ पर जाके गिर रही है, किचन में जाके गिर रही है। किसी का घर होगा, उसके किचन में जाके कांच तोड़कर बॉल घुस रही है। तो सन जो है ना क्या कर रहा है, 6 लगा रहा है और एक बॉल उसकी गिर रही है नाली में, तो एक बॉल गिर रही है किचन में। तो इस तरीके से वो खतरनाक बैटिंग कर रहा है और आप देख रहे हो और काफी ज्यादा खुश भी हो रहे हो कि यार क्या बैटिंग कर रहा है सन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सन जो 6 लगा रहा है, सन बनेगा 1 और 6 बनेगा 6 मतलब 6। तो 1 और 6 हमको निकल कर आ गया यहाँ पर अंक, तो मतलब 2016 की बात हो रही है। क्लियर समझ में आ रहा है। अब उसकी बॉल नाली में गिर रही है, तो यहाँ पर नाली से हमारा देखिए शब्द बिल्कुल कनेक्ट होकर बन जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, और किचन से यहाँ पर बन जाएगा कंचन। तो किचन बना कंचन, एंड कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में, जिसे 2016 में यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। तो आई थिंक आपको ये दोनों साइट याद हो गई होगी कि इनकी लोकेशन क्या है एंड किस वर्ष इन्हें यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने भारत की उन यूनेस्को साइट को डिस्कस किया जिन्हें आज से कुछ समय पहले यूनेस्को साइट के रूप में घोषित किया था। अब बात करने वाले हैं हम लेटेस्ट 5 यूनेस्को साइट की। देखिए वर्तमान में 43 यूनेस्को साइट है, 43 यूनेस्को साइट्स है। इसमें जो सबसे 5 लेटेस्ट है, मतलब 39, 40, 41, 42 और 43, इनसे एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं इसका थोड़ा सा पैटर्न भी मैं आपको बता देता हूँ। यूनेस्को साइट और उसकी लोकेशन से क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि रामप्पा मंदिर को 2021 में यूनेस्को साइट के रूप में घोषित किया, ये कहाँ पर स्थित है, तो लोकेशन वाइज पूछ लेगा तो तेलंगाना में स्थित है। ऐसे घुमा के पूछ लेगा कि रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है, यूनेस्को साइट के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया, तो यहाँ पर आपको वर्ष पूछ लेगा। तीसरा यहाँ पर और डिफिकल्ट लेवल बढ़ा देता है, ऐसा पूछ लेता है किस स्थान को 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को साइट के रूप में घोषित किया गया। तो 39, 40, 41, 42 और 43 में वो क्या कर रहा है, यहाँ पर सीक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि 39वीं साइट कौन सी है, 40वीं कौन सी है, 41 कौन सी है, 42 कौन सी है और 43 कौन सी है। तो इस तरीके से हमको तीनों चीज़ों को दिमाग में रखते हुए चलना है। लोकेशन भी दिमाग में रखना है, स्थान भी, यूनेस्को साइट के रूप में घोषित वर्ष भी हमको दिमाग में रखना है, एंड उनका सीक्वेंस भी दिमाग में रखना है कि कौन सी 39वीं, कौन सी 40वीं, कौन सी 41वीं, कौन सी 42वीं और कौन सी 43वीं साइट है। तो चलिए मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराता हूँ, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये लेटेस्ट 5 साइट बता देता हूँ कि कौन सी है, और इनके घोषित वर्ष भी हम डिस्कस कर लेते हैं एंड लोकेशन भी। तो 2021 में 2 साइट है, धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। 2021 में घोषित एक और साइट रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है। 2023 में 2 साइट घोषित की गई थी, होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में स्थित है। 2023 में घोषित शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। एंड 2024 में सबसे लेटेस्ट चराईदेव मोईदान जो कि असम में स्थित है। तो ये 5 लेटेस्ट साइट्स हैं, यूनेस्को साइट्स, जो हमको याद करना है। चलिए सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस याद करा देता हूँ। सीक्वेंस कैसे याद करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो भी इंसान किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन रख लेता है, डिग्री हासिल कर लेता है, PhD कर लेता है, तो उसके आगे क्या लग जाता है, डॉक्टर लग जाता है। तो उसी तरीके से जो भी हेरिटेज साइट का सर्टिफिकेट देता है व्यक्ति, उसके आगे क्या लगेगा, डॉक्टर लगेगा। तो इमेजिन करो कि एक आदमी है जिसके आगे हमने क्या लगाया, डॉक्टर लगाया, और ये क्या काम करता है, हेरिटेज साइट का सर्टिफिकेट देता है, मतलब जो विश्व धरोहर स्थल है ना, उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है ये आदमी। तो एक आदमी है, उसके आगे डॉक्टर लगा हुआ है, और नाम हमको डिस्कस नहीं करना है इसका कुछ भी, बस हमको ये पता है कि ये हेरिटेज साइट का सर्टिफिकेट देता है, HSC हेरिटेज साइट का सर्टिफिकेट देता है। तो यहाँ पर 5 वर्ड आपको समझ में आ गए,
आर, डॉक्टर में DR, उसके बाद में HSC हेरिटेज साइट सर्टिफिकेट इसका फुल फॉर्म है हमारे लेवल पर। तो HSC में यहाँ पर हमको सीक्वेंस समझ में आ गया। अब एक एक करके हम सभी को खोल लेते हैं। सबसे लास्ट हमको पता है कि 43 साइट है, तो C वाले के नीचे लिख देना है आपको 43। उसके पहले जो यहाँ पर S लिखा हुआ है इसके नीचे लिख देना है 42, H के नीचे लिख देना है आपको यहाँ पर 41, R के नीचे लिख देना है 40 एंड D के नीचे लिख देना है आपको 39। D से बनेगा फ्रेंड्स धोलावीरा, R से बनेगा रामप्पा मंदिर, H से बनेगा होयसल के पवित्र मंदिर समूह, S से बनेगा शांति निकेतन और C से बनेगा चराईदेव मोईदान। तो ये सीक्वेंस आपको याद हो गया। अब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इनमें से किस स्थान को 42वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया, तो अब आप क्या कर सकते हैं, वो अपना ऑप्शन जो है वो सही बिल्कुल पकड़ पाएंगे और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि धोलावीरा 42वीं है कि 39वीं है कि 40वीं है। पर अब आप क्या कर सकते हैं, अब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है वो निकाल पाएंगे। तो चलो सीक्वेंस तो याद हो गया, अब हम लोकेशन भी याद कर लेते हैं और फिर हम इसके ईयर भी याद कर लेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चराईदेव मोईदान की। चराईदेव मोईदान कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है और 2024 में इसे यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। बहुत ही फनी सी ट्रिक है और मैं आपको याद भी करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, राई जो है, राई जो हम खाने में खाते हैं वो देवता का रूप ले चुकी है, मतलब देव बन चुकी है, भगवान बन चुकी है। और वो क्या बोल रही है कि मुझे दान लगाओ भैया, दान चढ़ाओ मेरे आगे आकर अब जल्दी जल्दी। और मुझे दान जो चाहिए वो पैसों का दान नहीं चाहिए, मुझे चाय का दान चाहिए। मेरे यहाँ पर आओ और मुझे चाय दान करके जाओ। तो ठीक है भैया, राई जो है वो देव रूप ले चुकी है, तो उसको दान करना है। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, चाय लेकर आ रहे हैं और दान कर रहे हैं। यहाँ पर राई के हाथ में उसका शस्त्र है, जैसे भगवान के शस्त्र होते हैं ना, ऐसे राई का भी शस्त्र है। क्या है शस्त्र? टॉर्च। राई का शस्त्र क्या है? टॉर्च है। अगर कोई भी नाटक करता है तो टॉर्च चला देती है राई और सामने वाला जो है उसके प्रकाश से बिल्कुल भस्म हो जाता है। तो राई देव को हमने डिस्कस किया, जिनको दान लग रहा है, चाय का दान लग रहा है और उनके हाथ में शस्त्र है, और ये शस्त्र कौन सा है? टॉर्च है। तो बहुत ही एक हमने इंटरेस्टिंग इमेज बनाई है और ये इमेज आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। यहाँ पर फ्रेंड्स राई देव है जो कि दान ले रहे हैं, तो यहाँ पर बन गया चराईदेव मोईदान। उनको दान लग रहा है चाय का, तो चाय से बन जाएगा असम। असम जो है चाय के लिए फेमस है। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि चराईदेव मोईदान कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। और राईदेव के हाथ में जो शस्त्र है वो क्या है? टॉर्च है। टॉर्च को हमको संख्या में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि अब वही बच रहा है कि इसे किस वर्ष यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। तो टॉर्च में ट से बनेगा 2 और च से बनेगा 4, तो 2 और 4 मतलब 2 और 4, तो यहाँ पर बन गया 24। तो ऑब्वियस सी बात है 1924 तो होगा नहीं, 1924 तो होगा नहीं, क्योंकि 1983 के बाद से ही हमको यूनेस्को साइट्स देखने को मिल रही है। तो 2024 ही होना है। तो यहाँ पर 2024 में चराईदेव मोईदान जो कि असम में स्थित है, इसे यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। एक याद हो गया आपको, मतलब सबसे लेटेस्ट 43वां यूनेस्को साइट आपको याद हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं हम होयसल के पवित्र मंदिर समूह और शांति निकेतन को, कि ये कहाँ पर स्थित है और किस वर्ष इन्हें यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखते हैं एक बहुत ही विचित्र घटना कि बंगाल टाइगर जो है ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और रॉर कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो अपने दांत दिखा रहा है। तो उसको शांत करने के लिए आपने क्या करा, उस बंगाल टाइगर के दांत जो थे वो दांत आपने निकाल दिए और बंगाल टाइगर को आपने क्या करा, शांत कर दिया। बंगाल टाइगर को शांत कैसे किया आपने? उसके दांत निकाल दिए। तो दांत निकाल दिए तो अब वो किसी पे हमला नहीं कर पाएगा, तो ऑटोमेटिक वो शांत हो गया। तो इस तरीके से आपने बंगाल टाइगर को शांत किया दांत निकाल कर। अब उस दांत को निकाल लिया आपने, अब करोगे क्या इसका? तो आपने उस दांत को क्या करा, होलसेल मार्केट में रख दिया। कहाँ पर? एक होलसेल मार्केट था, वहाँ पर आपने दांत रख दिया कि यहाँ पर कोई आएगा तो खरीद लेगा। तो किसके काम आएगा भैया? टाइगर का दांत। ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई जो नाटक कंपनी में काम करता होगा वही आकर टाइगर का दांत ले जाएगा कि अपने नाटक में उसको यूज़ करेगा। तो नाटक कंपनी से लोग आते हैं और दांत लेकर चले जाते हैं और अपने नाटक में उसको यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही एक हमने फ़नी सी स्टोरी डिस्कस करी कि बंगाल टाइगर है जो कि गुस्से में है, आपने उसका दांत निकाल दिया और उसे शांत कर दिया। दांत आपके पास आ गया, आपने क्या करा कि बोले चलो इसको होलसेल मार्केट में दे देते हैं, वहाँ पर इसको बेच देंगे। तो होलसेल मार्केट से कौन खरीद गया? नाटक कंपनी वाले टाइगर का दांत खरीद गए, जो कि अपने नाटक में यूज़ कर रहे हैं वो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको 2 यूनेस्को साइट याद हो जाती है, उसकी लोकेशन एंड ईयर भी। बंगाल टाइगर को शांत करना था, तो यहाँ पर शांति निकेतन हमारा बनेगा शांत से,
बंगाल टाइगर की बात हो रही है, मतलब पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। तो शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और हमने बंगाल टाइगर को शांत कैसे किया? उसका दांत निकाल कर। तो दांत लिख लो वर्ड, इसको संख्या में कन्वर्ट कर लो। तो दांत को संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो द से बनेगा 2 और त से बनेगा 3, मतलब 2 और 3, 2023 की बात हो रही है। तो ईयर भी निकल गया। दांत को आपने क्या करा? होलसेल मार्केट लेके गए, वहां पर नाटक कंपनी वाले ने खरीद लिया। तो होलसेल मार्केट से बनेगा होयसल के पवित्र मंदिर समूह, और नाटक कंपनी खरीद गई थी तो कर्नाटक बना, जो कि नाटक में वो यूज कर रहे हैं। तो होयसल के पवित्र मंदिर जो है ये कर्नाटक में स्थित है। इसे भी 2023 में यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। जब भी एग्जाम में पूछेंगे पूरी स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी एंड आप करेक्ट आंसर बिल्कुल टिक कर पाओगे। इनका सीक्वेंस तो मैं आपको पहले ही याद करा चुका हूं, तो उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। HSC कोड है हमारा आखिरी का HSC, C से चराई देव, S से शांति निकेतन और H से होयसल। तो यह है 41, 42 और 43। चलिए लास्ट 2 और यूनेस्को साइट डिस्कस करते हैं हम, धोलावीरा और रामप्पा मंदिर। धोलावीरा साइट जो है ये गुजरात में स्थित है, रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना में स्थित है। इन्हें 2021 में यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर हम इसको याद करते हैं एक फनी सी स्टोरी के माध्यम से। आप जाते हो फ्रेंड्स जू घूमने। कहाँ पर जाते हो? जू घूमने जाते हो। वहाँ पर जू में आप पहुँचते हो तो ऊपर ही ऊपर आकाश में देखते हो तो आपको वहाँ पर सन दिखाई देता है। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है जू के अंदर। जू में आप क्या देखते हो? सबसे पहले सन को देखते हो। उसके बाद में आपकी नज़र जाती है, वहाँ पर आपको एक राम मंदिर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? राम मंदिर। आप बहुत खुश हो जाते हो कि चलो यार अच्छी बात है, एक पहली बार मैंने ऐसा जू देखा जहाँ पर मंदिर देखने को मिला आपको। तो राम मंदिर देखते हो आप, वहाँ पर पहुँचते हो और आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर दीवार पर तेल लगा हुआ है। मंदिर की दीवारों पर क्या लगा हुआ है? तेल लगा हुआ है। तो आप सोचते हो कि अरे यार मंदिर को साफ करना चाहिए। तो आप मंदिर को क्या करते हो? पानी से अच्छे से धोना स्टार्ट कर देते हो। अब चूंकि मंदिर बड़ा था तो धोते धोते आपको पूरा टाइम लग गया, रात हो गई। रात में भी आप अपना काम करते हो और मंदिर को धोते रहते हो। सुबह तक फ्रेंड्स मंदिर पूरी तरीके से साफ हो जाता है। पूरी रात आपने मंदिर को धोया, अच्छे से काम किया और मंदिर पूरा साफ हो गया। तो जू में आप गए थे जानवरों को देखने, बट वहाँ पर मंदिर मिल गया और आपके अंदर से भावना जागृत हुई और आपने मंदिर के जो आइट साइड तेल लगा हुआ था उसको अच्छे से धोकर साफ कर दिया। पूरी रात लग गई आपको मंदिर को साफ करने में। तो इस तरीके से स्टोरी के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद हो चुकी है। चलिए मैं समझा देता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको याद हुई है। देखिए आप सबसे पहले जू पहुंचे थे। जू में पहुंचने पर आपको सबसे पहले क्या दिखा? सन दिखा। तो जू में गए तो जू से बनेगा 2, जू 2 बिल्कुल सेम साउंड होता है। तो जू बन गया 2, तो सबसे पहले 2 लिख लेना है। वहां पर आपको सन देखने को मिला तो सन बनेगा 1, सन 1 बिल्कुल सेम। यहाँ पर हमको देखिए साउंड मिलता है। तो इस साउंड मेथड के माध्यम से हमने क्या करा? यहाँ पर संख्या में कन्वर्ट कर लिया इसको। तो 21 हमको निकल कर आ गया। तो हम जिसकी भी बात करेंगे मतलब ईयर हो गया हमारा 21, 2021 में घोषित यूनेस्को साइट की हम बात कर रहे हैं। चलिए जू में आप आगे गए, आपने क्या देखा था? राम मंदिर देखा था। तो राम मंदिर से हमारा बन जाएगा रामप्पा मंदिर। मंदिर पर आपने देखा था दीवार पर तेल लगा हुआ था, तो तेल से बन जाएगा तेलंगाना। तो रामप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। उसके बाद आपने क्या करा? मंदिर को धोना स्टार्ट किया कि तेल के निशान हटाना है हमको। तो धोते धोते आपको पूरा रात हो गया और सुबह तक जाकर वो निशान अच्छे से हट पाए। तो धो से बनेगा हमारा धोलावीरा, जो कि कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। पूरी रात हो गई थी आपको, तो रात से बन गया गुजरात। तो इस तरीके से ये दोनों यूनेस्को साइट जो है 2021 में घोषित की गई। और कहाँ पर स्थित है लोकेशन वाइज भी हमने इसको याद कर लिया है ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लगभग 25 से 30 के बीच में यूनेस्को साइट को याद किया है, उनके ईयर को याद किया हमने एंड उनकी लोकेशन को भी याद किया है। हेरिटेज साइट कहाँ पर स्थित है, उसकी लोकेशन ये याद करना थोड़ा चलो इजी भी मानते हैं कि हो सकता है कि याद कर सकते हैं, बट ईयर को याद रखना मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। एग्ज़ाम में ईयर को लेकर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है सिर्फ इसीलिए कि आप इस टॉपिक से क्वेश्चन सही नहीं कर पाओ, क्योंकि पता है कि 2010 में कौन सी यूनेस्को साइट घोषित की गई, बच्चे को याद कैसे रहेगा। 1987 में, 1988 में कैसे याद रहेगा कि कौन सी यूनेस्को साइट घोषित की गई थी। मतलब बोल सकते हैं कि ना के बराबर बच्चे जो है वो ये क्वेश्चन सही करके आते होंगे। बट अब ये वीडियो देखने के बाद में आपका इस टॉपिक से 100% नंबर बिल्कुल पक्का हो जाता है। कभी भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल सही क्वेश्चन टिक करके आओगे। इस वीडियो को बनाने में लिटरली दोस्तों मेरे को कम से कम 4 से 5 दिन लगे, क्योंकि यहाँ पर ईयर को भी कनेक्ट करना था,
हेरिटेज साइट को लोकेशन वाइज भी कनेक्ट करना था और स्टोरी ऐसी बनना चाहिए, रिलेवेंट लगना चाहिए कि जो याद भी हो सके हमें दिमाग के अंदर, आप उसको फील भी कर पाओ। तो काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ को, 4-5 दिन लग गए मुझे इसके एग्जीक्यूशन में। सिर्फ एडिटिंग का पार्ट तो सेपरेट ही हो गया कि हमारी टीम ने उस पर एडिटिंग करी। तो पर फाइनली हमको सारी यूनेस्को साइट जो है वो याद हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपको डबल मेहनत करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट वाले सेक्शन में मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे हैं। आप टेस्ट लगाओगे, आपको बड़ा मजा आएगा क्योंकि आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन देखोगे तुरंत आपको आंसर समझ में आ जाएगा, सही आंसर टिक कर पाओगे। तो टेस्ट लगाइए अच्छे से, बार बार टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगले टॉपिक में। टिल देन, बाय बाय।